आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज़ क्लियर है? क्या पढ़ रहे थे तुम? सर हम पढ़ रहे थे लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या लिखा है था मैंने? अच्छा, उसमें फंक्शन ऑफ ब्लड लिख लिया था हमने, है ना? हाँ सर, ब्लड का सब कुछ लिख लिया था। और उसके बाद हमने फिर वो स्टार्ट किया था शायद, कॉम्प। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया सर। उसके बाद कुछ नहीं किया। ब्लड का सिर्फ अभी हमने स्टार्ट करना है। चलिए, वो भी लिखवाया था ना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ऐसा भी लिखा था हमने। तो ये सर नहीं किया। नहीं लिखा? चलिए लिख लेते हैं। तो वैसे सर एक क्वेश्चन है सर, आप कल होगी क्लास होगी सब करने की? हाँ, होगी। कब होगी फिर? होली तो परसों है ना, कल तो बस वो है, होलिका दहन। ओके, ये तो है सर। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, वो तो आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, है ना? लेकिन अब परसों आपकी क्लास नहीं है, परसों तो नहीं है ना? हाँ, परसों ऑफ रहेगा। परसों ऑफ। फिर सैटरडे को फिर क्लास होगी? मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। ओके। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी फिर। जैसे कल हो जाएगी ना, फिर सीधा शायद मंडे को ही होगी। बाकी ऑफिशियल एक बार आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। ओके। हम्म।
लिख लो फिर अभी समझाता हूँ, है ना। दिख रहा है? बड़ा करूँ? काफी बड़ा है, बहुत छोटा बन गया। फिर आपने इन के बाद क्या लिखा उसमें? इन ट्रेस, इन ट्रेस अमाउंट। देखिए, छोटा कर दूँ अब? लिख लो। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, है ना, दिख रहा होगा आपको। कंपोनेंट मतलब कि उस ब्लड के अंदर होता क्या क्या है ना। जैसे जब बच्चे ब्लड आपने कभी इंजेक्ट करा है किसी ब्लड सैंपल देने के लिए, या कभी देखा हो? अभी तक तो नहीं करा, याद नहीं है। मतलब नहीं हुई है।
है ना। कभी टेस्ट ट्यूब में या फिर कभी इंजेक्शन जो होती है ना, सिरिंज जो होती है, उसमें जब ब्लड पड़ा रहता है तो उसमें पूरा का पूरा हमें रेड कलर का नज़र आता है ना। पूरा थ्रू आउट हमें रेड कलर का नज़र आता है जब हम उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट नहीं विड्रॉ करते हैं, ऐसे रहेगा वो बेसिकली। जैसे ये मान लेते हैं सिरिंज है, तो जब हम बॉडी के अंदर से उसको विड्रॉ करते हैं तो पूरा पूरा ऐसे ये हमारे पास रेड कलर का रहता है। हम मान लेते हैं कि हमने कितना ब्लड इसमें किसी की बॉडी से विड्रॉ किया है, ऑलमोस्ट 100 ml, ठीक है। 100 आपने ml जो है किसी की बॉडी से विड्रॉ किया, तो उस 100 ml के अंदर एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ें, तो वो कहता है कि इन ईच 100 ml ब्लड उसका जो 55% है वो होता है प्लाज्मा। क्लियर? क्या होता है, क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा है क्या एक्चुअल में, एक येलो कलर का दिखने वाला एक क्या है एक्चुअल में, फ्लूइड। समझ में आई? देखिए बच्चे, इस ब्लड को मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे इंजेक्ट कर दिया, बाहर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। जब मैंने शुरू में छोड़ा होगा तो यहां से लेकर के और यहां तक लास्ट तक ये थ्रू आउट कैसा रहा होगा, रेड कलर का। लेकिन जब ओवरनाइट इसको हमने ऐसे रखा होगा, है ना, पूरी रात भर हमने इसको ऐसे रखने दिया, तो उस समय पे क्या होगा, जो अंदर की आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, इन सब का वेट क्या रहेगा बच्चे, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसकी जो डेंसिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, तो ये नीचे लोअर लेवल पे क्या हो जाएगा, इसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन समझते हैं ना, नीचे ये बैठ जाए, सेडिमेंटेशन मतलब वो लाइक ऊपर से वो थोड़ा थोड़ा होके नीचे सेटल हो जाता हाँ नीचे सेटल हो जाता है। तो नीचे सेटल क्या कौन सी चीज़ होगी, जिसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चे, ज़्यादा होगी। तो नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी ये हैं बच्चे आरबीसी। आरबीसी समझते हैं ना, क्या होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस तरीके का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पे मैंने जो भी ड्रॉ किया है इसको आप समझेंगे क्या है, आरबीसी है। फिर हमने यहाँ पे एक वाइट कलर की एक छोटी सी स्ट्रिप ली है, इस वाइट कलर की स्ट्रिप में क्या है, इस वाइट कलर की स्ट्रिप में है बच्चे WBCs, ठीक है, और जैसे कि आपके प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो येलो कलर में बचा ये एक्चुअल में क्या है, ये लिक्विड पोर्शन है, जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, ऊपर रह गया। ये लिक्विड पोर्शन एक्चुअल में क्या है, यही लिक्विड पोर्शन एक्चुअल में बच्चे क्या है, ये लिक्विड पोर्शन क्या है एक्चुअल में, प्लाज्मा। ये ऊपर वाला प्लाज्मा है, ठीक है। हमने क्या किया, किसी की बॉडी से 100 ml ब्लड विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद हमने इस ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, इस तरीके से फिल कर दिया, ठीक है। कितना ब्लड है, क्या हुआ, कोई कहीं खो गए क्या, जैसे हमने किसी की बॉडी से ब्लड सक कर लिया है ना, विड्रॉ कर लिया, इसके बाद हमने इस ब्लड को क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर कर दिया, ठीक है। अच्छा अभी आपको ऐसा लग रहा है इसमें कोई फ्लूइड है, कोई अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अभी तो आपको थ्रू आउट क्या लग रहा है कि सारा का सारा कैसा है, रेड कलर का, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ आप एक वो ले लीजिए, 100 ml का एक ग्लास लीजिए, उसमें वाटर फिल करिए और उसके अंदर ना बाहर से गार्डन से लेके आए आप सॉल्ट कह रहा हूँ, सॉइल, ठीक है। सॉइल को आपने क्या किया, थ्रू आउट उसको मिक्स कर दिया, तो अभी आपको पूरा जो वो ग्लास है वाटर का वो कैसा लगेगा, ब्राउन कलर का दिखाई देगा। अच्छा थोड़ी देर बाद आप उसको क्या कर देंगे, रख देंगे, तो जो सॉइल है वो क्या नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही इस ब्लड में भी कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक। वो चीज क्या होगी जो नीचे सेटल हो जाएगी, वो होंगी बच्चे आरबीसीज। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी,
हमारे ब्लड में कुछ ब्लड की सेल्स होती हैं और एक लिक्विड पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्लाज्मा बेसिकली हमारा वाटर जैसा है, और जो हमारी WBCs हैं, RBCs हैं, वो हमारी सॉइल जैसी हैं। क्लियर हो रही है बातें? अगर हम कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही स्टेबल रख दें तो RBCs का सेडिमेंटेशन हो जाता है, WBCs फिर ऊपर वाली लेयर में आ जाती हैं, और फिर बचा कुचा जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो है प्लाज्मा। क्लियर है? इतना समझ में है? तो इस पूरे 100 ml ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट है बच्चे? 55% है ना, तो 55 ml हो गया। अच्छा, जो ये WBC बचे, RBC बचे, ये कितना परसेंट बच गया? ये हमारा बेसिकली कौन सा एलिमेंट है? सेलुलर एलिमेंट, क्योंकि ये सब है? तो इसी प्लाज्मा में ही तो ये घुले हुए होते हैं। घुलना समझते हो ना, सॉल्यूबल होते हैं। समझ में आ रही ना? अभी जब आप इसको देख रहे हो तो इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें RBC भी है, WBC है, लेकिन वो पूरा थ्रू आउट RBC उस अब जैसे ये 1% आप इसका मान लीजिए कि WBC होगा, तो बाकी बचा कुचा सब RBC होता है, 44% अराउंड। वो तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादा अमाउंट में तो भी दिक्कत है। ब्लड नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपकी बॉडी में फिर जो क्लॉटिंग है ना वो ज़्यादा होने लग जाएगी। तो क्लॉटिंग होने से भी जो आपका ब्लड की जो थिकनेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसको फ्लोट करने में दिक्कत होगी। ठीक है? क्लियर? अब बच्चे ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा कैसा पोर्शन है? ये फ्लूइड वाला है ना, लिक्विड वाला। इसमें बेसिकली लिक्विड वाला जो एलिमेंट है वो किसकी वजह से हो पा रहा है? वो किसकी वजह से हो पा रहा है? वाटर की वजह से। तो इस 55 ml में 90 से 92% वाटर ही है। ठीक है? 55 ml ऑफ प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है? वाटर है। क्लियर? फिर इसी प्लाज्मा में कई सारे क्या हैं? प्रोटीन्स भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तो 7 to 8% क्या हो गए इस प्लाज्मा में? प्रोटीन्स हो गए। ठीक? फिर 1% करीब करीब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि NaCl आप जो कंज्यूम करते हैं, वो भी आपके प्लाज्मा में ही क्या करता रहता है? सॉल्यूबल रहता है और फ्लो करता रहता है। क्लियर? फिर हम कहते हैं ना कि हमारा ब्लड क्या करता है? कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। तो ब्लड में एक्चुअल में वो गैसेस, वो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट है कहाँ पे? तो वो बच्चे प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होकर के चलता रहता है। ठीक है? तो वो जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ट्रेस अमाउंट समझते हो? बहुत ही कम अमाउंट में, है ना? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कुछ हार्मोन्स। हार्मोन्स एक पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और एक टारगेट टिश्यू तक जाते हैं। कभी जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है। गैसेस हैं वो एल्वेलाई से चलती हैं और टिश्यूज तक जाती हैं, या टिश्यूज से CO2 चलेगी तो एल्वेलाई तक आएगी। एक्सक्रीटरी वेस्ट मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ये भी प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में चलेगा। और ग्लूकोज वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सब प्लाज्मा के साथ साथ फ्लो करते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली जो ब्लड है, ब्लड इन दोनों चीजों से मिल करके क्या है? बना है। किन दोनों चीजों से? कौन सी चीजें हैं ये? सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट में हाँ पानी पानी होता है। आपको मैं फोटोग्राफ दिखा पाऊँ अगर, इसमें पता नहीं नेट चलता है कि नहीं चलता। मैं अभी आईपैड भी नहीं लाया हूँ, इसमें देखता हूँ मैं। हाँ बस वही। नहीं, बताया ना मैंने, 90 to 92% पानी है, बाकी परसेंटेज मैंने लिखी ना वहाँ पे।
ये दिख रहा है आपको? क्या? हाँ, तो कुछ देर बाद क्या होता है, इस तरीके से सब जब उसकी सेडिमेंटेशन हो जाती है ना, तो जो प्लाज्मा है वो ऊपर चला जाता है, जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है जैसे आरबीसी वगैरह वो नीचे चले जाते हैं। क्लियर है? अगर मैं इसको एक एक रॉड लूँ और ऐसे 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 घुमा दूँ, तो ये फिर से वैसा ही ब्लड हो जाएगा जैसा ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, रन करता रहता है। क्लियर हो रही ना बातें? जब सैंपल लिया गया होगा किसी भी बॉडी से, जब सैंपल लिया होगा तो वो कुछ, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे सैंपल जब लिया होगा ना तो इस टाइप का रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद जब हमने इसको होल्ड किया होगा तो इसके जो जितनी भी आरबीसी हैं वो सारी कहाँ चली गई होंगी, नीचे। तो वो नीचे चली गई। क्लियर है? बीच में एक बना डब्ल्यू की लेयर है ना, डब्ल्यू और प्लेटलेट्स की लेयर जो वाइट कलर की रहेगी, और ऊपर की तरफ क्या चला गया, प्लाज्मा चला गया बेसिकली। ठीक है? समझ में आ रही ना बात? हाँ, इसी तरीके से रहता है। ये देख रहे हैं ना, ये रियल फोटोग्राफ है, जब ये सैंपल लिया होगा तब का है, और ये कुछ टाइम बीतने के बाद है। ठीक है? हम्म। चलिए इसको बंद कर देते हैं। इतना समझ में आया? तो आप जो बोल रहे हो ना कि उसमें लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन में वाटर ही वाटर क्या है, तो हाँ ज़्यादातर तो वाटर ही है, 90 to 92%। उसमें क्या है प्लाज्मा में, 90 to 92% क्या है प्लाज्मा में, है ना? फिर 7 to 8% प्रोटीन्स हैं, कुछ सॉल्ट हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं वो 1% है, और बहुत ही थोड़े अमाउंट में अदर सब्सटेंसेस जैसे कि हार्मोन्स वगैरह, ग्लूकोज हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये सब भी पाया जाता है, गैसेस वगैरह। क्लियर है? लिख लिया इतना सारा? हाँ, ठीक है। चलते हैं, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेलुलर एलिमेंट्स। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या? इनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, और एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। कॉर्पसल्स, PUS, P, हाँ USCLES। जैसे मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स, ऐसे ही कॉर्पसल्स। इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। हाँ, कॉर्पसल्स, कॉर कॉर, हाँ। ठीक है, और इसका एक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ई एरिथ्रो साइट, साइट काइट नहीं, साइट। हाँ, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन होता है इसका रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या होती है बच्चे?
मैं आपको दिखा दूं एक डायग्राम में, जैसे आपकी ये बोन है ना, इस तरीके से। तो इस लॉन्गर जो बोन्स होती हैं वहाँ कुछ एरिया होता है, देखिए बच्चे, ये बोन है ना, बोन में ये एरिया रेड बोन मैरो कहलाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। फिर इनका लिखते हैं लाइफ स्पैन, तो हम लिखेंगे 120 डेज, ठीक है। इसका शेप लिखेंगे, तो शेप है बच्चे बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव समझते हैं, ये है बाई कॉनकेव, है ना। कलर कैसा है इसका, क्यों है इसका कलर रेड, ड्यू टू, हम्म, फिर आफ्टर 120 डेज, है ना, क्या हो जाता है, द डिस्ट्रक्शन,
लिख लिया? हेलो, क्लास ले रहा हूँ। देखिए, फॉर्मेशन हमने कहा कि आरबीसीज का कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो के अंदर। बोन जो होती है ना, उसमें कुछ एक पर्टिकुलर जगह होती है, उस जगह को बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्लियर? वहाँ पे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से प्रोड्यूस हो करके वो कहाँ जाती हैं? ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है। मेनली आरबीसीज का काम क्या है? बताइए। क्लास ले रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट? क्लास ये तो समीर सर ही बताएंगे। मेरे को बोला है क्या बताने के लिए? ठीक है। ठीक है, तो आरबीसीज का फॉर्मेशन हो करके वो कहाँ आ जाएगा? ब्लड के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो आरबीसी बन गई एक बार, वो बेसिकली ब्लड के अंदर कितने दिन फ्लोट करती है? तो उसका एक, हाँ, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, वो होता है 120 डेज का, ठीक है। 120 डेज के बाद इसका क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब इसको ब्रेक करके क्या करेंगे? फिर से रीयूज करेंगे, समझ में आ रही ना? फिर से एक नई सेल बनाने के लिए ये रीयूज करेंगे। तो जो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का, वो कहाँ होता है? स्प्लीन में या फिर लिवर के अंदर, ठीक है। स्प्लीन एक ऑर्गन है। इसके बाद हमने कहा कि शेप जो है वो कैसी होती है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्योंकि एक यहाँ पे आ रहा है केव, है ना, इस तरीके से एक गड्ढा बन रहा है, और एक इधर बन रहा है। समझ में आ रही ना बातें? क्लियर? तो दो दो केव हैं, तो बाइकॉनकेव शेप है। इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं बच्चे, हीमोग्लोबिन के, है ना, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से जो कलर है आरबीसी का ओवरऑल, वो कैसा आता है? रेड कलर का आता है ना? ठीक है, चलिए। फिर ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, है ना। शुरुआत में जब ये रेड बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो शुरू में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में इसमें न्यूक्लियस क्या हो जाता है? हट जाता है। क्लियर हो रही ना बात? हाँ, तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड या फिर ई न्यूक्लिएटेड सेल। आरबीसी कैसी है? नॉन न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड सेल है बेसिकली। क्लियर? फिर इसका नंबर वो है 500 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। पर क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब क्या है बच्चे? जैसे आपने एक क्यूब ले लिया, क्यूब समझते हैं ना? तो जो क्यूब बनाते हैं 3D में, ये रहा और ये रहा, ये क्यूब है। क्लियर? और इस क्यूब की जो हमने लेंथ ब्रेथ हाइट ली है, वो क्या ली है? 1 मिलीमीटर। क्या ली है? जैसे ये 1 mm इधर ले लिया, इधर 1 mm ले लिया, और एक ये 1 mm ले लिया।
ठीक। तो इस 1 mm के क्यूब में कितनी नंबर ऑफ आरबीसीज आ जाएंगी? सर बहुत सारे। हाँ कितनी? 5 मिलियन। 5 मिलियन, अराउंड 50 लैक्स, है ना? 50 लाख से क्या? 50 लाख से। हाँ, तो इसके अंदर 5 मिलियन आरबीसी इस तरीके से स्टोर रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 मिलीमीटर का जो क्यूब है वो ब्लड से ऐसे निकालें तो हर 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 मिलियन ऑफ आरबीसीज आर प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये एक ऐसी सेल है जिसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं बाकी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब पढ़ा है ना आपने। तो ये जितने टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब भी क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? एब्सेंट क्यों होते हैं? बेसिकली हम इतना सेल को खाली क्यों बना रहे हैं, बताइए। सर सेल को हम खाली क्योंकि सर वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है। बिल्कुल, है ना। जितनी ज़्यादा इसमें हीमोग्लोबिन होगी, है ना, उतना ही इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो हमने क्या करा, हाँ बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जितना भी सेल ऑर्गेनल वाला कंपोनेंट था, न्यूक्लियस था, उसको हमने क्या करा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस क्रिएट किया जाए फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, और मोर हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद मोर ऑक्सीजन। क्लियर हो रही ना बात बच्चे? ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसीज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, या फिर हम कहें कि फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन एंड CO2, दोनों से क्या करता है वो बाइंड करता है। ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट कराता है बच्चे? लंग्स से टिश्यूज की तरफ या सेल्स की तरफ, और CO2 को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट कराता है? टिश्यू से, टिश्यू से, हाँ सेल से लंग्स तक। ठीक हो रही ना बात? इतना समझ में आ गई? लिख लिया? और भी देख लेते हैं आपकी बुक में कुछ बचा हो तो। हम्म, ऑलमोस्ट तो सारी बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। एक बार रीडिंग करो आप बुक में आरबीसीज की। हाँ बुक होगी ना। हाँ सर वो तो है। स्कूल गए थे क्या आज? मैंने कहा स्कूल गए थे क्या अभी? शर्ट चेंज नहीं करी? अच्छा, अभी आपकी क्लास के बाद चेंज कर दूंगा। ठीक है। आरबीसी वाला टॉपिक खोलो, उसमें रीडिंग करो। The fluids in a body need for RBC वाला 900 of RBC। हाँ, जो रेड ब्लड सेल्स है ना, द ऑक्सीजन कैरियर, ये वाला टॉपिक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड द ब्लड ये लिखा है। पढ़ो। Never stationary. Blood is always in motion from the heart to the arteries and back through the veins. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब? ब्लड हमेशा चल रहा होता है।
हाँ बिल्कुल सही। और आगे। Color. The blood is somewhat thin fluid, ठीक है, white when taken from an artery or dark when taken from a vein. देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों होता ही तो रेड ही है, लेकिन जब हम आर्टरी से निकालते हैं ब्लड को तो थोड़ा सा लाइट रेड रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। Some of oxygen white होता है. वाइट नहीं होता, CO2 की वजह से कलर थोड़ा डार्क आता है, और ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा सा कलर क्या है, ब्राइटिश रहता है ना, रेड कलर का, जो ब्राइट रेड है ना वो कलर आता है। और जिसमें CO2 वाला ब्लड ज़्यादा रहता है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, उसमें थोड़ा सा वो डार्क कलर का आता है, इतना फ़र्क है। क्लियर? ठीक है, आगे रीडिंग करो। Volume. An average adult human has 5 to 6 liters of blood by volume. हम्म But our we all have all taste tolerance. As in the case when races blood may convert urine from a normal base content. The blood is तो ऐसे सब B negative एक रेड ब्लड टाइप होता है. बी नेगेटिव रेड ब्लड टाइप होता है. नहीं, हम ये सब पढ़ेंगे बच्चे, अभी 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 आप मत सब सोचो क्या होता है ये बी नेगेटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव क्या होता है। अभी हम ब्लड ग्रुप के ऊपर आएंगे ना, जब टॉपिक आएगा हमारा तब हम पढ़ेंगे। The blood is slightly alkaline with a pH of 7.3 to 7.9. ये सारी बातें तो हमने उस दिन कर ही ली थी। आप पेज टर्न करो, जो आज हमने पढ़ा है ना, रेड ब्लड सेल्स का एक टॉपिक होगा वो पढ़ो। Red blood cells are also called erythrocytes. एरिथ्रोसाइट्स। So erythrocytes नहीं पता है. हाँ Erythrocytes. हाँ Erythrocytes. हाँ, तो एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा erythrocytes ना types. Erythrocytes. हाँ These are made bicondylar disc-like structures flat in the center and interconnected. These are very small, 4-7 micron, diameter 1 micron is equal to 1,000 of a millimeter and is represented by the symbol mu electrofractal index. The small size plus the concave cavities on either side provide a large surface area which makes a very efficient. मतलब वो कह रहा है कि जो इसकी शेप है ना, उसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने में उसको मदद मिलती है। जो इसकी बायकॉन्केव शेप है ना, वो इसको हेल्प करती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में बेसिकली। ठीक है, जानबूझ के ऐसी शेप रखी गई है बायकॉन्केव शेप, ज़्यादा कंज्यूम कर पाता है वो अपने अंदर, या एब्जॉर्ब कर पाता है अपने अंदर। ठीक हो रही ना बातें? आगे। These are very small. The small size enables the red blood cells to travel through very fine capillaries in the body where they have to travel in a single line. देखिए, जैसे कुछ कैपिलरीज ऐसी है ना बच्चे, जिसका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये जो बायकॉन्केव स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या करता है, मदद करता है आरबीसीज को उन कैपिलरीज से पास होने के लिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये हमने कोई आर्टरी ली है, ठीक है, आर्टरी का डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है। आर्टरी जब ब्रांचेस में बढ़ती है तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको जैसे आर्टरी बोलते हैं, तो इसको हम आर्टीरियोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, कई सारी आरबीसीज आपको यहाँ पे फ्लोट करती हुई नजर आ जाएंगी। ठीक है, आर्ट्रियोल में भी नजर आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी नजर आ जाएंगी। लेकिन जब आर्ट्रियोल से हम आगे चलेंगे तो आ जाएंगे क्या बच्चे, फिर कैपिलरीज। क्या आ जाएंगे? ये कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इस पर्टिकुलर जगह से अगर आरबीसी को यहाँ से निकलना है तो वो सिंगल आरबीसी यहाँ से निकल सकती है। ठीक है,
कैसे निकल सकती है? ड्यू टू इट्स शेप, वो बेसिकली ऐसे बैंड भी हो सकती है, जैसे ऐसा है ना बाइकॉनकेव, ऐसा है ना ये बाइकॉनकेव, तो अगर इसको निकलना हो ना तो ये ऐसे ये मुड़ जाएगी, इधर की तरफ मुड़ जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, ठीक है, मतलब फोल्ड हो सकता है इसका, और ये उस कैपिलरी से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी एज ए सिंगल फाइल। समझ में आई? हाँ, तो ये कहना चाहता है बस वो। चलिए आगे रीडिंग करिए। Hemoglobin is the effective chemical constituent of RBCs. The red blood cells have a colorless spongy globular structure which contains a respiratory pigment hemoglobin H3. वो ये कहना चाहता है कि अगर हम आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन निकाल दें तो फिर जो आरबीसी है वो कलरलेस है, उसके पास कोई कलर नहीं है। समझ में आई? जैसे आप एक पॉलीथीन बैग लें और वो पॉलीथीन बैग कैसा हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर क्या करें, रेड कलर की बॉल्स फिल कर दें, तो आपको जो पॉलीथीन बैग भी दिख रहा होगा ना, वो कैसा दिख रहा होगा, रेड कलर का दिख रहा होगा। समझ में आ रही ना बात? तो सेम वैसे ही आरबीसी के साथ भी है कि आरबीसी की खुद की जो मेम्ब्रेन है, खुद का जो उसका सरफेस है वो कलरलेस है, वो काफ़ी स्पॉन्जी है, लेकिन अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो ओवरऑल जो कलर आता है वो रेड कलर आता है। समझ में? ठीक है, आगे पढ़िए। It has the ability to combine readily with oxygen to form oxyhemoglobin and stable compound which readily gets the oxygen to the nucleus. समझ में आया Hemoglobin कि जब भी ऑक्सीजन जो है टिश्यू द्वारा डिमांड किया जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट जाएगा, वहाँ से डिटैच हो जाएगा और सीधा चला जाएगा टिश्यू के पास। क्लियर है? और जो हीमोग्लोबिन वाला हिस्सा है वो फिर से फ्लोट करके लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक, चलिए। Hemoglobin can carry a very small quantity of carbon dioxide in the form of अमीनो, कार्ब, अमीनो, हीमो, amino subcarbon. हाँ, वो कह रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना बच्चे, ये कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकता है और CO2 को भी कैरी कर सकता है। ठीक है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ कैरी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब वो CO2 के साथ बाइंड करता है, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। समझ में आ रही बात? चलिए आगे। Hemoglobin has very strong affinity for carbon monoxide, forming a stable compound, carboxyhemoglobin HbCO. This compound's capacity of blood of transporting oxygen, sometimes resulting in death, is known as carbon monoxide poisoning. मैं समझाता हूँ उसको, रुक जाओ। Sir, basically we पेट के नीचे सोना है, हैं? पेट के नीचे सोना है. मैं समझा रहा हूँ, रुक जाओ। जैसे हमारे पास तीन गैसेस हैं, CO2, O2 एंड CO। ये है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ऑक्सीजन, ये है क्या नाम है इसका, मोनो ऑक्साइड। ठीक है, देखिए ये वाली जो गैस है ये कब प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है, सेल प्रोड्यूस करती है, इसको नहीं करती है ना, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान ही होता है ना, ये रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस चल रही होती है सेल के अंदर, है ना, प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन टिश्यूज, टिश्यूज में जो रेस्पायरेशन चल रही है या सेल के अंदर जो रेस्पायरेशन चल रही है वहां पे हो रहा है। ऑक्सीजन आपको पता ही है कि हम तो एनवायरनमेंट से लेते हैं और इनहेल करते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू जाती है सेल के पास। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कहाँ से आती है, ये आती है बच्चे ड्यू टू
कंबस्शन मतलब कहीं आग लग गई है मान लेते हैं, कहीं धुआं जल रहा है, धुआं निकल रहा है, समझ में आया? लकड़ी जल रही है, अंगीठी जल रही है, अंगीठी समझते हैं? हाँ हाँ, जिससे जैसे जब सर्दियों में आपको कोयला सम देखते हैं ना, कोयला कोल जो होता है, जो तंदूरी होती है ना, तंदूरी रोटी बनाते हैं तो जो तंदूर होता है बेसिकली, उसके हम कुछ उसके अंदर कुछ लकड़ियाँ डालते हैं, कोयला डालते हैं और फिर उसमें से निकलता है धुआं। तो जो वहाँ से धुआं निकल रहा है ना, उसमें एक गैस होती है और उस गैस का नाम है बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट है? किसके अंदर है बताइए बच्चे? हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट है? आरबीसीज के अंदर। तो वो कहता है बच्चे, अगर मान लेते हैं हीमोग्लोबिन को मौका दें कि वो इनमें से चूज करे कि वो किसके साथ सबसे पहले बाइंड करेगा, है ना, तो वो आंसर आता है बच्चे, ये सबसे पहले जाकर के किससे बाइंड कर जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। किससे? क्या इसकी नीड है हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड की नीड है हमें? पर ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब इसके साथ इसका बहुत ज्यादा क्या है, ऐसे रिश्ता है कि पकड़ लेता है एकदम फटाक से। समझ में आई? हमें इसकी नीड नहीं है भी है, तब भी जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर लेता है? बाइंड करा लेता है। अच्छा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन यहाँ हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग की ज़्यादा हो गई तो क्या अब ऑक्सीजन को जगह मिलेगी यहाँ बाइंडिंग करने के लिए? जगह नहीं मिलेगी उसको बेसिकली, क्योंकि ये जगह किसने ले ली? कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले ली। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगी। समझ में आई? तो क्या इस पर्सन को उस कंडीशन में ब्रीथिंग करने में कुछ प्रॉब्लम होगी? क्यों? अगर जैसे जहाँ धुआं निकल रहा है और धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो जहाँ धुआं होता है बच्चे वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? पर होती तो है ना। लॉन्ग एक्सपोजर अगर रहा कि 2-3 घंटे धुएं में ही रहना पड़ा, तो आपको नहीं लगता 2-3 घंटे बाद वो इंसान जिंदा नहीं लौटेगा वहाँ से? क्लियर है? अगर ऑक्सीजन का जो डेफिशिएंसी है बॉडी में कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम के लिए बना रहा, तो उसकी वजह से ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्रेन डेड हो जाएगा तो हो सकता है कि पूरी बॉडी ही रुक जाए। समझ में आई? तो जो स्मोक होता है, स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा, क्योंकि आप इनहेल करोगे ना धुएं को, तो वो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे, है ना, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा कोयला जो है बर्न हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा जाकर के बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से। अब वहाँ बची कुछ जो ऑक्सीजन होगी भी ना, तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा। उसकी क्या हो गई फिर? लो एफिनिटी। लो एफिनिटी समझ रहे हैं? हाईएस्ट एफिनिटी और लो एफिनिटी, ये समझ पा रहे हैं बात? कि अगर हीमोग्लोबिन को मौका मिला तो वो इसके साथ पहला बाइंडिंग करेगा, इसके साथ बाद में बाइंडिंग करेगा। क्लियर है? हाँ, तो फर्स्ट नंबर पे ये है बच्चे, सबसे पहले इसके साथ बाइंडिंग करेगा। सेकंड नंबर पे ये है, अगर वो नहीं मिला तो इसके साथ बाइंडिंग करेगा, और लास्ट में सबसे आखिरी में जाकर के किसके साथ बाइंडिंग करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करेगा। क्लियर? ठीक, तो इस बात को आप ड्रॉ कर मतलब लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको कि कौन सी गैस के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट एफिनिटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद सेकंड नंबर पे, फिर CO2, और फिर लास्ट में O2। ठीक है? तो ये आरबीसी वाले टाइप का बनाना है। हाँ, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो ना। एफिनिटी वर्ड समझ में आया बच्चे?
ठीक है, आगे करो रीडिंग, आगे रीड करो। अभी कभी भी आपने देखा होगा, कभी न्यूज़ में शायद सुना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, वो रूम को लॉक कर देते हैं, विंडोज सारी क्लोज कर देते हैं, और फिर रात में जैसे हीटर भी होता है ना, जो नॉर्मल कॉइल वाला हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसको ऑन करके सो जाते हैं, या तो अंगीठी जला के सो जाते हैं। तो होता क्या है कि सारी जो ऑक्सीजन है ना रूम की, वो उस कंबशन की प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है, और ऑक्सीजन आपके लिए बचती नहीं है ना, उस एनिमल के लिए वहाँ पे बचती नहीं है, उस ह्यूमन के लिए बचती नहीं है। तो फिर और धुआं भी निकलता जा रहा है, धुआं निकल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे। फिर वो जो बंदा है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहा है, और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता चला जा रहा है, और ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बची है। सुबह पता चलेगा कि वहाँ जितने भी लोग लेटे हुए थे सबकी डेथ हो चुकी है। क्लियर है? तो बेसिकली करना क्या चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए कि एक रूम के अंदर, एक प्रेमाइसिस के अंदर आप कोई ऐसे बर्निंग जो है कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो वेंटिलेशन होना चाहिए, वहां से एक फ्रेश एयर आने जाने के लिए एक सोर्स हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश एयर आती रहेगी, ऑक्सीजन आती रहेगी, आपको भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, और बर्निंग के लिए भी होता रहेगा। लेकिन जब आप डोर क्लोज करके, विंडोज क्लोज करके जब लेटते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन का सारा जो यूटिलाइजेशन है वो बर्निंग में ही चला जाता है, आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक हो रही ना बात? चलिए ठीक है, इसको अब हमने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज। पढ़िए। In adults, the RBCs are produced in the manner of long pores, especially in the ribs, breast, bone, and ilium of hip girdle. In an embryo, they are produced in the liver and spleen. In children, the RBCs are produced in bone marrow of all bones under 5 years of age. The mature red blood cells have no nuclei, but when they are being produced, they have one. And as they mature, the nuclei are lost. देखो मैं समझा दूँ इन 3-4 लाइनों को। वही कह रहा है कि जब हम अडल्ट हो जाते हैं, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं, या आपकी एज में भी है ना, तब बोन्स का जब फॉर्मेशन हो गया है, तो बोन मैरो के अंदर आरबीसीज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर हम एक एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो वो होता है बच्चे जो मदर के वॉम्ब में जिसकी ग्रोथ हो रही है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी बातें कर रहे हैं। तो उस समय पे उसके अंदर ब्लड कैसे बन रहा होगा, वहाँ तो बोन्स अभी बनी भी नहीं है। तो वो कहता है कि जो आपका ऑर्गन है लिवर, लिवर ही वही काम कर रहा होता है जो अभी फिलहाल कौन कर रहा है, बोन मैरो कर रही है। तो बेसिकली एम्ब्रियो के अंदर लिवर जो है क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है आरबीसीज का। क्लियर है? और फिर मैंने एक बात ये भी बताई आपको कि जो आरबीसीज हैं, एक टाइम पे उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होती हैं, मैच्योरेशन के टाइम पे उनके अंदर से न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस क्रिएट किया जा सके हीमोग्लोबिन की एक्यूमुलेशन के लिए। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, आगे पढ़िए। So in an embryo, they are produced in the liver and spleen. In children, the RBCs are produced in bone marrow of all bones under 5 years of age. The mature red blood cells have no nuclei, but when they are being produced, they have none. As they mature, the nuclei lost. That is why they become enucleated. The average life of an RBC is about 120 days. The old and weak red blood cells are destroyed in the spleen, liver, and bone marrow. Their iron part is retained in the liver while the rest is excreted as the bile pigment below. बिलीरुबिन। वो कहता है कि जब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बेसिकली स्प्लीन और लिवर में होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होने के बाद एक पिगमेंट बनता है जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन, जो येलोइश कलर आता है। यूरिन के अंदर जो येलोइश कलर आ रहा है वो बिलीरुबिन की वजह से आ रहा है। जो फीकल मैटर होता है, जो डेफिकेशन होता है ना सुबह, उसमें भी जो येलोइश कलर आ रहा है वो बिलीरुबिन की वजह से ही आ रहा है। क्लियर? वो बेसिकली क्या है, जो आरबीसी आपने तोड़ दी है ना स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर, उसका जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन और प्लस फीकल मैटर में मिक्स करके बाहर भेज दिया जाता है। क्लियर? उसी को बोलते हैं बिलीरुबिन। ठीक है, चलिए
अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना, WBC से। RBC आज आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चे? हाँ, समझ में आया ना सारा? ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। हैप्पी होली तब तक।